समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बना देता है। इसलिए जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपकी नाकामयाबी की, तब आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर हब पर। तो इस साल आप भी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाइए और अपने सभी पड़ोसी और रिश्तेदारियों को खीर जरूर बंटवाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता इन 4 लोगों की ही होती है। यही 4 लोग होते हैं समाज के, जो आपके अंदर आपकी नाकामियों को ही देखते हैं। लेकिन आपको पूरी मेहनत के साथ अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है और एक दिन कामयाब होना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मेहनत करेगा वही एक दिन सफलता हासिल करेगा। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित एमसीक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे और समझेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और ये प्रैक्टिस सीरीज जो है बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज है, जो डेली सुबह 8 बजे से मेरे द्वारा रैंक बूस्टर हब चैनल पर कराई जाती है। इस क्लास की सबसे खास बात यह है कि इसमें समान अध्ययन यानी आपके जीके जीएस के सभी विषयों को चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया जा रहा है, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हर एक पॉइंट्स को समझते हुए और सीखते हुए ट्रिक एंड टिप्स के साथ याद करते हुए हम सरल भाषा में हर एक पॉइंट्स को समझते हैं और क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, टफ क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उस कीवर्ड्स को भी हम समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो क्या आप सभी रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें यस मैम आई एम रेडी। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य का संघ के रूप में वर्णित करता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1, यानी आर्टिकल 1 में ही हमारे आर्टिकल 1 में क्या है, भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था ये। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए समझ लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ यूनियन शब्द का मतलब है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हु हैज़ द पावर ऑफ एडमिट न्यू स्टेटस इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यानी भारत के संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने एवं नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? यानी जो हमारी भारत के संघ हैं, जो भी नए राज्य बनते हैं, जो भी नए राज्यों की स्थापना होती है, उसकी शक्ति किसके पास है आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास होता है, या पार्लियामेंट यानी संसद के पास होता है, या प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पास होता है, या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो नए राज्यों का प्रवेश देने और नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति संसद के पास होता है। ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट, सांसद। ठीक है, यानी पार्लियामेंट ही क्या है, इसी को ही ये शक्ति दी गई है कि राज्यों को जो नए राज्य हैं भारत के संघ में, उनको प्रवेश दिया जाए और नए राज्यों की स्थापना की जाए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। आइए इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर ऐसे नियमों और शर्तों पर जिसे वह उचित समझे और नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच आर्टिकल डील्स विद द इंटरनल और रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लाइक चेंजिंग नेम, बाउंड्रीज और एरियाज और एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यानी आपको बताना है कि मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र को बदलने जैसे राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। यानी जो भी आपके राज्य होते हैं उनके नाम और उनके जो बॉर्डर होते हैं और जो उनके एरियाज होते हैं, उनमें जो भी बदलाव किया जाता है उसको बताना है कि राज्यों की जो आंतरिक पुनर्संगठन में जो बदलाव होता है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, इन सब के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 3। यानी आर्टिकल 3 में ही मौजूदा राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र को बदलने जैसे राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन का अनुच्छेद संबंधित है आर्टिकल 3 से।
आइए समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को। तो अनुच्छेद 2 में ही बाहरी राज्य यानी जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे उन राज्यों की बात कर रहा है उनके लिए, जबकि अनुच्छेद 3 है भारत के अंदर के राज्यों के पुनर्गठन के लिए। बात याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है ये। यानी अनुच्छेद 2 में राज्य तो हैं लेकिन वो राज्य हैं जो बाहरी हैं यानी भारत का हिस्सा नहीं है, उनके लिए दिए गए हैं। और अनुच्छेद 3 में जो भारत के अंदर राज्य हैं उनके पुनर्गठन की बात की गई है, जैसे आपका तेलंगाना को बनाना हुआ या उड़ीसा का नाम उड़ीसा करना हुआ। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि केरल का नाम भी बदलाव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में है? अनुच्छेद 3 में है। याद रखिएगा हर एक। Question number 4. In 1953, which state became the first state in India to be formed on a linguistics basis? यानी 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। सन भी याद रखिएगा, 1953 में हुआ था। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो 1953 में भाषाई आधार पर गठित हुआ था और ये भारत का पहला राज्य था। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। तो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। इसके बाद सरकार को मजबूर होकर तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास से अलग करके आंध्र राज्य बनाना पड़ा था। तो किससे अलग हुआ था? ये भी बात याद रखिएगा, मद्रास से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंटमेंट इन 1948? यानी आपको बताना है कि 1948 में नियुक्त पहले भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, फजल अली, एस.के. धर या एच.एन. कुंजरू या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि एस.के. धर जो थे इन्हीं को ही भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था ये भी याद रखिएगा। तो 1948 में एस.के. धर इज अ राइट आंसर। तो एस.के. धर जी को भी भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था और इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था, भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा यूनिक भी था। एक बहुत बेहतरीन अपडेट है आप सभी के लिए जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो याद रखिएगा आप सभी के लिए एप्लीकेशन तैयार हो चुका है जिसका नाम है रैंक बूस्टर हब। तो इस एप्लीकेशन की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपके स्कोर को और बूस्ट करेंगे। तो आज ही आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, यानी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1950 या 1953 या 1956 या 1960 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1956। फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1956 में यह एक्ट पारित हुआ था। इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। याद रखिएगा कि कब हुआ था, तो 1956 में, और किसके आयोग की सिफारिश पे ये भी याद रखिएगा, फजल अली आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स आपके लिए समझना जरूरी है। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा फिरा के आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हर एक पॉइंट्स को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? यानी आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 35th अमेंडमेंट या 36th अमेंडमेंट या 42 अमेंडमेंट या 44 अमेंडमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस अधिनियम में बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, यानी 36 संविधान संशोधन द्वारा ही सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35वें संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य यानी
एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था, लेकिन 36वें संशोधन 1975 में इसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो याद रखिएगा कि यह संशोधन तो 1974 में हुआ था, लेकिन 36वें संशोधन द्वारा ही क्या किया गया था, इसे भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। हर एक पॉइंट्स को आप समझते हुए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमेटी कमीशन कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया। किस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया शामिल थे? उस आयोग का नाम बताना है आपको। पहला है धर कमीशन, जेपीवी कमेटी, फजल अली कमीशन या सरकारिया कमीशन। तो इन तीनों लोग का नाम किसमें शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा जेपीवी कमेटी। ठीक है, जेपीवी कमेटी में ही ये जवाहरलाल नेहरू, भारत वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी शामिल थे। तो इन तीनों लोग का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा जेवीपी कमेटी। दिसंबर 1948 में गठित इस समिति के नाम इसके सदस्य जवाहरलाल और वल्लभी पटाभी पहले अक्षरों पर रखे गए थे। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इसी के आधार पर क्या किया गया था, राज्यों की जो गठन की मांग की गई थी ना भाषा के आधार पर, उसको खारिज कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया करेंटली? यानी वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और इजी सा क्वेश्चन है ये। बहुत बार आपके यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में इस तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है। ठीक है, कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन। तो 2019 में और दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव का विलय 2020 के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन विच ईयर वेयर लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइसलैंड रिनेम्ड एज लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? यानी संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1973। ठीक है, 1973 को ही क्या किया गया था, संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को समझ लेते हैं हम। तो संसद के अनुच्छेद 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 में इन द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। यानी आपको इन राज्यों और उनके गठन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा आएगा गुजरात। देखा जाए तो 4, 2, 1 और 3, यानी ए इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और सिक्किम इज द राइट आंसर। गुजरात 1960 बॉम्बे से अलग होकर 15वां राज्य बन गया था। किससे अलग हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो बॉम्बे से अलग होकर 15वां राज्य बना था। और कब बना था? तो 1960 में। नागालैंड 1963 में असम से अलग होकर एक बन गया था। और हरियाणा की बात करें तो ये 1966 में पंजाब से अलग होकर राज्य बन गया था। और सिक्किम जो है ये 1975 में 36वां जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा बना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर एक स्टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड आपके पॉलिटी में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, अ बिल फॉर चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस अ पार्लियामेंट विदाउट अ रिकमेंडेशन ऑफ। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने वाले विधेयक किसकी सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है?
यानी अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि जो राज्य की सीमाएं हैं उसको बदलने वाले जो विधेयक है ना, वो किसकी सिफारिश में बिना सांसद में पेश किए हुए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, तो इनको यही जो राज्य की सीमाएं हैं उनको बदलने वाले विधेयकों की सिफारिश किए बिना ही संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखिएगा। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, यानी किसी भी अगर विधेयक को पेश करना है तो राष्ट्रपति को क्या है, पूरी मंजूरी लेनी पड़ेगी। और जो राष्ट्रपति हैं उस विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार के लिए भेजते हैं। हालांकि संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फजल अली कमीशन 1953 कंसिस्टेड ऑफ विच 3 मेंबर्स। फजल अली आयोग 1953 में कौन से 3 सदस्य शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है, यही तीनों लोग हमारे फजल अली आयोग के सदस्य थे। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू इज द राइट आंसर। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मोटे तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांतों को खारिज कर दिया था। ये भी बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक आयोग को आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन 1966 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफुरकेटेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। 1966 में किस आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य को और पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सह आयोग, यानी सह कमीशन के द्वारा ही क्या किया गया था, तो इसकी की सिफारिश पर जो पंजाब राज्य है और उसको हरियाणा में क्या किया गया था, विभाजित कर दिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो 1966 में सह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य बनाया गया था। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 वॉज पास्ड टू ट्रांसफर द वेरुबरी यूनियन टेरिटरी और टू पाकिस्तान। यानी वेरुबरी यूनियन क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 9th अमेंडमेंट। ठीक है, 9th अमेंडमेंट में ही क्या हुआ था, जो वेरुबरी यूनियन क्षेत्र है वो पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए किया गया था। ये आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी मामले 1960 में कहा था कि संसद अनुच्छेद के 3 तरह भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश का नहीं दे सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जरूरी है, इसलिए नवा संशोधन लाया गया था। तो नवा संशोधन किस लिए लाया गया था, ये बात याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जरूरी है। जो आपके बेरूबरी मामले में ये बात कही गई थी कि अनुच्छेद 3 के तहत भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बिकम स्टेट इन विच ईयर। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा किस वर्ष राज्य बने थे? राइट आंसर है हमारा 1972, यानी 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों को बनाया गया था। तो 1972 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों का पुनर्गठन का दर्जा दिया गया था। तो डेट्स भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार आपसे केवल ईयर्स और डेट पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि इन तीनों राज्यों को दर्जा कब दिया गया था, तो 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्य बनाने या सीमा बदलने की संसद की शक्ति को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन माना जाता है? आपको बताना है कि हाँ है या नहीं है, या केवल यदि राष्ट्रपति सहमत हो, या केवल केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। यानी जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये नए राज्य बनाने या सीमा बदलने की संसद की शक्ति को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है या नहीं, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो
अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ऐसे कानून को संसद साधारण बहुमत के पास करके ही कर सकती है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि अगर यह कानून संसद पास करेगा तभी बहुमत के पास करी जा सकती है। या और इसका किसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, यह भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 4 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वर्ष 2000 में बनाए गए थे। इनमें से किसका गठन मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था? यानी 2 पॉइंट इसमें हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि सन 2000 में ही क्या हुआ था, तो वर्ष 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को बनाया गया था। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको बताना है कि किसका गठन मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। यानी जब इन तीनों राज्यों को बनाया गया था तो किससे इसका गठन जो था वो मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ही क्या किया था, इसका गठन जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर ही झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है इसी को ही 2000 में बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। बी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं छत्तीसगढ़। तो यह 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और उत्तराखंड तो यह 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना। और झारखंड जो 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज प्रीवियसली नोन एज NEFFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसे नेफा के नाम से जाना जाता था। वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को ही नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नेफा कहा जाता था और 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा अरुणाचल प्रदेश को कब मिला था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1987 में। और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 1972 में। दोनों ही डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि गोवा और दमन दीव को 1961 में किस सैन्य अभियान के माध्यम से पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था? यानी जो गोवा और दमन है और दीव है 1961 में किस सैन्य अभियान के माध्यम से आपके पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन विजय के तहत ही गोवा, दमन और दीव को 1961 में सैन्य अभियान के माध्यम से पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1961 में ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगालियों को भारत से निकाला गया। इसके बाद 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और बाद में 1987 में गोवा का एक अलग राज्य बन गया था। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 3 रिलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव आर करेक्ट? Right answer C. Both 1 and 2 is the correct answer. Question number 22. The 100th Constitution Amendment Act 2015 was enacted to give effect to 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किसे प्रभावित करने के लिए लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता। बी इज द राइट आंसर। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इस संशोधन के जरिए भारत के कुछ परिक्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा और कुछ को प्राप्त किया। चूंकि इसमें भारत का क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जाना शामिल था, इसीलिए बेरुबरी मामला 1960 के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत बार मिस्टेक करते हैं, तो नहीं वाले प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। बताना है कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बांध है, ये विशेषता नहीं है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को केवल एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक भेजते हैं। संसद राज्य की राय को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। हर एक पॉइंट्स, हर एक लाइन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हर एक चीज़ को आप समझते हुए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपके कथन और कारण वाले हैं। तो बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़िएगा, और आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। कथन ए में दिया गया है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, जबकि कारण आर में दिया गया है कि संसद के पास किसी भी राज्य की सहमति के बिना उसके क्षेत्र, सीमा या नाम को बदलने की शक्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों ही कथन और कारण सही दिए गए हैं, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, धर आयोग 1948 ने राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? द धर कमीशन 1948 recommended the reorganization of state on the basis of the option is language यानी भाषा, और दूसरा ऑप्शन है आपके प्रशासनिक सुविधाएं, तीसरा है कि सांस्कृतिक और परंपराएं, और चौथा है आपका धर्म। तो धर आयोग के बारे में बताना है कि ये राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, अभी लास्ट के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि धर आयोग जो है ये राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करता है, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में भाषाई राज्यों के भारी मांग के बावजूद धर आयोग ने चेतावनी दी थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश की एकता को खतरा हो सकता है, इसीलिए प्रशासनिक सुविधाएं ही मुख्य आधार होती हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो आपके मैच द फॉलोइंग वाले हैं। लिस्ट 1 में आपके राज्य हैं और लिस्ट 2 में गठन का वर्ष दिया गया है, आपको मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड किस वर्ष में गठन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 1963 में। नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो 1963 में। गुजरात, तो गुजरात का हो जाएगा 1960, और हरियाणा का हो जाएगा 1966, और मिजोरम का 1987। इस हिसाब से देखा जाए तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 हमारा राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। ये थे आपके मैच दी फॉलोइंग वाले, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। याद रखने का जबरदस्त ट्रिक है कि गुनाह में मस्ती, ये आपका ट्रिक है, ये ट्रिक से आप याद रखिएगा। गु से हो जाएगा गुजरात, और जो कि 1960 में इसका गठन हुआ था। ना से हो जाएगा नागालैंड, यानी 1963 में इसका गठन हुआ था। हा से हो जाएगा हरियाणा, म से हो जाएगा मणिपुर और मेघालय, और सी से हो जाएगा सिक्किम, और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो ये ट्रिक से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि गुनाहों में मस्ती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पुडुचेरी का क्षेत्र 1954 में किस औपनिवेशिक शक्ति द्वारा भारत को सौंपा गया था? यानी जो पुडुचेरी क्षेत्र है वो किस औपनिवेशिक शक्ति द्वारा भारत को सौंपा गया था? ऑप्शन है आपके पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश या डच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी। ठीक है, पुडुचेरी क्षेत्र को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्ति द्वारा भारत को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था ये भी याद रखिएगा। तो सन हो जाएगा 1954 में। फ्रांसीसी ने 1954 में पुडुचेरी, कराईकल यानी माहे और यमन में भारत को सौंपा था। 1962 तक इसे अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया, और फिर 14वें संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राज्य के पुनर्गठन और पहली और चौथी अनुसूची में परिणामी परिवर्तन के लिए कानून बनाए गए थे। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 4 में। ये आर्टिकल 4 के तहत ही इसमें राज्यों के पुनर्गठन और पहली चौथी अनुसूची में परिणामी परिवर्तनों के लिए कानून बनाए गए थे। तो आर्टिकल 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 4 यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली सूची यानी राज्य और चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों के बदलाव करेंगे, और इसीलिए अनुच्छेद 368 को जटिल प्रक्रिया के लिए जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द जेबीबी कमिटी, यानी आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। इट वॉज फॉर्मेड आफ्टर द धर कमीशन रिपोर्ट। सेकेंड है कि इट फॉर्मली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन
इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1, इट वॉज फॉर्मेड आफ्टर द अधर कमीशन रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। तो और सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए हैं, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज द राइट आंसर। तो कथन 2 गलत है, क्योंकि जेबीबी समिति 1948 में ही आधिकारिक तौर पर भाषाई आधार पर खारिज कर दिया गया था, ठीक है। जबकि सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत दिया गया था और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष तेलंगाना राज्य को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था? इन विच ईयर वॉज द तेलंगाना स्टेट फॉर्मेड एज द 29 स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2014, यानी 2014 में ही तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइए समझ लेते हैं इसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना का गठन हुआ था। हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के यूटी बनाने के बाद राज्यों की जो संख्या है फिर से 28 हो गई है, लेकिन गठन के समय यह क्या थी, 29वां राज्य था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अभी क्या हो गया है, तो 28वां हो गया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटी के सब्जेक्ट से थे, और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है उन्हें आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इस क्लास का रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहिएगा। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपके ये जीके जीएस के पोर्शन स्ट्रांग हो पाएंगे। तो इसीलिए आप रिवीजन लगातार करते ही रहिए। साथ ही साथ हमारी आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज की हमारी जो भी क्लासेस हुई हैं आप टाइमिंग याद रख लीजिएगा कि सुबह डेली 8 बजे से हमारी ये जीके जीएस की पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो सभी लोग सुबह 8 बजे क्लास में ज़रूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।